आज मैं आपका हिंदी व्याकरण सीरीज़ पार्ट 3 में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे संधि की, समास की। ठीक है, तो संधि क्या होती है? हमें पता है कि संधि का मतलब क्या होता है, योग या मेल। संधि का मतलब क्या होता है, योग या मेल। ठीक है, तो संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे हम देखें, दो शब्द होंगे, जो दो शब्द होंगे, दो शब्दों के एक शब्द का पीछे वाला वर्ण, एक शब्द का आगे वाला वर्ण, दोनों मिलके कुछ विकार उत्पन्न करेंगे, कुछ परिवर्तन उत्पन्न करेंगे, जिस विकार को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, मतलब कि परिवर्तन उत्पन्न होता है। अर्थात वर्ण में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और उस विकार युक्त मेल को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और श्री किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसी रूपांतर को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर कुछ परिवर्तन आ रहा है दो वर्णों के मेल से तो उनके बोलने में भी क्या आएगा, बदलाव आएगा, उनके उच्चारण में भी बदलाव आएगा, उनके लिखने में भी बदलाव आएगा। ठीक है, अतः उन वर्णों और ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना, मतलब कि जैसे ये कोई संधि युक्त शब्द है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महेश की, तो ये महेश क्या है, महा प्लस इस, यहाँ पे आ और ई, बड़ी ई जो है, यहाँ पे आ और आई जो है, इन दोनों के मेल से एक विकार उत्पन्न होके ए बना है। क्या बना है, ए बना है। ठीक है, अब ये जो ए है, ये ए क्या है, परिवर्तन से बना है। जब दो वर्ण मिले हैं, कौन कौन से वर्ण, आ और बड़ी ई जब मिले हैं, उनके मिलने से एक विकार उत्पन्न हुआ, एक परिवर्तन उत्पन्न हुआ है और ए बना है। ठीक है, अब ये जो ए है ये लिखने में भी परिवर्तन लेके आएगा, उस शब्द के लिखने में भी और उस शब्द के उच्चारण में भी परिवर्तन लेके आया है। ठीक है, पहले इसको महा प्लस ईस बोला जा रहा था, अब इसको महेश बोला जा रहा है, तो लिखने और उच्चारण दोनों में ही परिवर्तन आया है। पर जब मैं इस शब्द को दोबारा से इसके मूल रूप में, दोबारा से मैं क्या करूं, इसके मूल रूप में लिखने की कोशिश करूंगी तो उसको क्या कहा जाएगा, संधि विच्छेद कहा जाएगा। जैसे जब मैं महेश को तोड़ूंगी दो शब्दों में तो महा प्लस ईश बन जाएगा, तो महा प्लस ईश बन जाएगा, जिसको मैं क्या कहूंगी, इसका संधि विच्छेद कहूंगी। अगर मैं महेश का संधि विच्छेद कर रही हूँ तो महा प्लस ईस, दो शब्दों में इसका विभाजन किया जा रहा है। मनोबल का अगर मैं संधि विच्छेद करूँ तो मन है प्लस बल आ रहा है। यहाँ पे विसर्ग और बै के बीच में क्या हुई है, संधि हुई है। ठीक है, तो जब मैं मूल रूप के शब्दों में दोबारा से एक शब्द को विभाजित करूं जो संधि से बना है तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जब गणेश जैसे है तो गण प्लस ईश में अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो क्या कहेंगे, संधि विच्छेद कहेंगे। अब संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। जब दो स्वरों के मेल से अगर कोई विकार या परिवर्तन आता है तो उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारी यहाँ पे अगर 5 भेदों की बात करें, एक होती है दीर्घ संधि, होती है गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है और अयादि संधि होती है। एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है दीर्घ संधि। देखो, दीर्घ संधि नाम से पता चल रहा है दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ मतलब बड़ा हो जाएगा, है ना। दो समान स्वर, एक जैसे स्वर जब आपस में मिले तो वो दीर्घ हो जाएंगे, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, दीर्घ संधि बोल रहे हैं। जैसे ए और ए मिलके क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं। जैसे अन में क्या है, ए, और अभाव में क्या है, ए, तो दोनों ए मिलके क्या हो गए, अनाभाव, तो क्या हो गए, दीर्घ हो गए। तो इसको क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि कहा जाता है। ए
और आ मिलके भी क्या होते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। आ और ए मिलके भी क्या हो जाते हैं, आ और आ मिलके भी क्या हो जाते हैं, आ। ठीक है, जैसे भोजन प्लस आलय मिलके भोजनालय, विद्या प्लस अर्थी मिलके विद्यार्थी, महा प्लस आत्मा मिलके महात्मा। इसी तरह छोटी ई मिलके दीर्घ हो जाती है, बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाती है, तो गिरी प्लस इंद्र गिरिंद्र। बड़ी ई और छोटी ई मिलके भी बड़ी ई होगी, छोटी ई और बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई होंगी, बड़ी ई और बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई होंगी। जैसे मही प्लस इंद्र महेंद्र, गिरी प्लस ईश गिरीश, रजनी प्लस ईश रजनीश। ठीक है, छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ होगा, जैसे भानु प्लस उदय भानुदय। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ होगा, और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ होगा। जैसे वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। तो यहाँ पे याद कैसे रखेंगे कि ये वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि को याद रखने का एक ही तरीका है, जब दो यहाँ पे मूल शब्द मिलेंगे तो उनके बीच में जो परिवर्तन होने के बाद शब्द बनेगा वो या तो आ बनेगा, या बड़ी ई, या बड़ा ऊ। तो जहाँ पे हमें बड़ा आ दिखाई दे, जहाँ पे बड़ी ई दिखाई दे, जहाँ पे बड़ा ऊ दिखाई दे, उसको हम दीर्घ संधि कहेंगे। हम यहाँ पे याद कैसे रख सकते हैं, दीर्घ स्वर पाया जाएगा जब भी दो मूल शब्द मिलके एक नया शब्द बनाएंगे, तो क्या पाया जाएगा, दीर्घ स्वर। जैसे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तो वो क्या होगी, दीर्घ संधि। जैसे अनाभाव भोजनालय, विद्यार्थी में भी आ है। ठीक है, महात्मा में आ है, गिरिंद्र में बड़ी ई है, महेंद्र में बड़ी ई है, गिरीश में बड़ी ई है, रजनीश में बड़ी ई है, भानुदय में बड़ा ऊ है, वधूत्सव में बड़ा ऊ है, भूर्जा में बड़ा ऊ है। तो हमें क्या पता चला कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जहाँ पे भी होगा वो क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। अगला हमारे पास क्या आती है, गुण संधि। गुण संधि नाम से पता चल रहा है गुण हो जाएगा। गुण, ना वृद्धि होगी, ना कम होगा, ना ज़्यादा होगा, गुण हो जाएगा। कुछ गुण बनेगा और कुछ नया ही निकल के सामने आएगा। जैसे जब ए और छोटी ई मिलेंगे तो ए हो जाएगा। ए में बड़ी ई मिले, या आ में बड़ी ई मिले, या आ में छोटी ई मिले। ठीक है, ए और आ में छोटी ई या बड़ी ई मिले तो सब में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह ए और आ में छोटा ऊ मिले, ए और आ में या तो छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले। जैसे ए प्लस छोटा ऊ आ, ए प्लस बड़ा ऊ ओ। ठीक है, सॉरी ओ ही होएगा यहाँ पे भी, आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस बड़ा ऊ ओ। तो चाहे ए हो चाहे आ हो, दोनों में अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल हो रहा है तो क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। इसी तरह ए में अगर ऋषि मिले तो क्या होगा, अर। आ में भी अगर ऋषि मिले तो क्या होगा, अर। तो हमें यहाँ पे क्या समझा कि ए, ओ और अर जहाँ पे दिखाई दे, ए, ओ और अर जहाँ पे दिखाई दे वो क्या होगी, गुण संधि होगी। क्या होगी, गुण संधि। ए, ओ और अर जहाँ पे भी दिखाई देगा वो क्या होगी, गुण संधि। जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या, छोटी ई, और क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए, इसीलिए क्या आ गया, देवेंद्र। गण में क्या है, छोटा ए है ना, सॉरी छोटा ए कह रही हूँ मैं, ए है, और यहाँ पे क्या है, बड़ी ई, तो ए प्लस बड़ी ई क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे, गणेश। यथा में क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या है, छोटी ई, क्या बनेंगे, ए बनेंगे, यथेष्ट। रमा में क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है, तो क्या बनेंगे, ए, रमेश। वीर में क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, ऊ है, क्या बनेंगे, ओ, विरोचित। यहाँ पे ओ आ जाता है। जल में क्या है, ए है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ है, मिलके क्या बनेंगे, ओ बनेंगे, जलोर्मी। ठीक है, महा में क्या है, आ है, यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है, मिलके क्या बनेंगे, ओ, महोत्सव। गंगा में क्या है, आ है, यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ है, क्या बनेंगे, ओ, गंगोर्मी। कणव में क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, ऋषि, क्या बनेंगे, अर बनेंगे। क्या बनेंगे, अर बनेंगे, कर्ण ऋषि। महा पे क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या है, ऋषि, क्या बनेंगे, अर बनेंगे, महर्षि। ठीक है, तो जहाँ पे भी ए, ओ और क्या बने, अर बने, वो क्या कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, गुण स्वर संधि कहलाती है। अगली है हमारे पास वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में जब छोटा ए, सॉरी छोटा ए कहती हूँ मैं हर बार, ए और ए
ए और ए मिलता है तो आई हो जाता है, ए और आई मिलता है तो भी आई हो जाता है, आ और ए मिलता है तब भी आई हो जाता है, आ और आई मिलता है तब भी आई हो जाता है, ए और ओ मिलता है तो औ हो जाता है, आ और ओ मिलता है तब भी औ हो जाता है, ए और औ मिलता है तब भी औ हो जाता है, और आ और औ मिलता है तब भी औ हो जाता है। तो यहाँ पे वृद्धि संधि में क्या होगा, हमें ए और आई और औ, आई और औ देखने को मिलेगा, आई और औ देखने को मिलेगा। गुण देखो हमने क्या पढ़ा था, जो वृद्धि दीर्घ संधि में हमने देखा था कि आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और ए हो जाएगा, यही देखा था। आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ी ई और ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ, ठीक है, आ बड़ी ई और ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाएगा, किस में, हमारा दीर्घ संधि में। किस में, दीर्घ संधि में। किस में हो जाएगा, दीर्घ संधि में। पर ये क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, ए और औ, क्या होगा, ए और औ। जैसे यहाँ पे देखो, एक में क्या है, ए ए ए ए ए, और एक में क्या है, ए, तो ए और ए मिलके क्या हो गई, आई हो गई, अकीक। परम प्लस ईश्वर में यहाँ पे परम में क्या है, ए, और ये क्या है, बड़ी ई, आई है, क्या बन गई, आई बन गई, परमेश्वर। सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम प्लस ओज परमोज, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, वन प्लस औषध वनौषध, महा प्लस औषध महोषध। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा वृद्धि संधि का। किसका एग्जाम्पल है, वृद्धि संधि का। अब है हमारे पास यण संधि। यण संधि में क्या होता है, जब छोटी ई और ए मिलता है तो यह हो जाता है, जब छोटी ई और आ मिलता है तो या हो जाता है। छोटी ई या बड़ी ई का मिलाप जब ए या आ से होता है तो यहाँ पे क्या होता है, या। इसी तरह छोटी ई या बड़ी ई का मिलाप छोटे ऊ या बड़े ऊ से होता है तो यहाँ पे हो जाता है यू। अगर छोटा ऊ है तो यू और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ आ जाता है ये के ऊपर, ठीक है। इसी तरह जब हमारी ई ए से मिलती है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और हमारा ऊ ए से मिलता है तो वह हो जाता है, और ऊ आ से मिलता है तो वाह हो जाता है। उसी तरह ऊ जो है वो ए से मिलता है तो वे हो जाते हैं, और ऊ किस से मिलता है, ई से मिलता है तो वी हो जाता है, और री आ से मिलता है तो रा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये या यू या यू या ये, वे वा वे वी या रा, ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमें बीच में यह देखने को मिले, जहाँ पे बीच में यह देखने को मिले, वह देखने को मिले, या फिर हमारा यहाँ पे रा देखने को मिले, और बीच में क्या मिलेगा, हमें आधा अक्षर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, आधा अक्षर देखने को मिलेगा, तो वो हमारी क्या होगी, यण संधि होगी। जैसे यहाँ पे देखो, अति, अति में क्या है, छोटी ई, और यहाँ पे क्या है, ये, तो ए, तो छोटी ई और ए मिलके क्या बनाते हैं, यह बनाते हैं। तो यहाँ पे जो तय है वो क्या हो गया है, आधा हो गया है। तो यहाँ पे हर एक शब्द में हमें आधा अक्षर कह रही हूँ मैं, आधा वर्ण देखने को मिलता है यण संधि में। अत्यधिक, इति में भी छोटी ई है और आ है तो या बन जाएगा इत्यादि, है ना। नदी में भी बड़ी ई है और आ है तो क्या बन जाएगा हमारा, या। नदागम, अति में छोटी ई है और ऊ है तो क्या बनेगा, यू। अति उत्तम, अति में छोटी ई है और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ लग जाएगा यू पे, ये पे बड़ा ऊ लग जाएगा, अत्युक्षम। प्रति में छोटी ई है और ए है तो ये पे ए लग जाएगा। प्रत्येक, सु में बड़ा छोटा ऊ है और ए है तो वह बन जाएगा स्वच्छ। सु प्लस आगत है, ऊ प्लस आ है तो स्वागत बन जाएगा। अनु प्लस एशन है अन्वेषण, अनु प्लस इति अन्वति, पितृ प्लस आज्ञा पितराज्ञा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, यण संधि होती है। अयादि संधि, अयादि संधि में अय आय अव आओ बनता है। जब ए के साथ ए हो तो अय, आई के साथ ए हो तो हमारा आय, ओ के साथ ए हो तो अव, औ के साथ ए हो तो आओ। तो जहाँ पे हमें यह आय व और आओ देखने को मिले। अयादि और यण संधि में क्या अंतर है, यण संधि में बीच में आधा अक्षर देखने को मिलता है, अयादि संधि में आधा अक्षर न देख के हमें यह और वह देखने को मिलता है, ठीक है। ने प्लस अन नयन, नई प्लस अक नायक, पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अक पावक। तो ये क्या है हमारी अयादि संधि।
अगली हमारे पास क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से मेल हो सकता है या किससे मेल हो सकता है, स्वर से मेल होने पर मिलने वाली जो ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, और उस विकार से होने वाली संधि को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। देखो यहाँ इसके कुछ नियम है। पहला नियम क्या कहता है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, मतलब कि कै हो सकता है, च हो सकता है, तय हो सकता है या पै हो सकता है ना। कै च टै पै, कै च टै पै मतलब कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण या कै हो या तय हो या च हो या पै हो, है ना। ये क्या है, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण जब किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण के साथ मिलते हैं, जैसे ग हमारा तृतीय वर्ण है ना, ग हमारा क्या है, तृतीय वर्ण है, तृतीय वर्ण के साथ मिलते हैं, या फिर अंत सत व्यंजन य र ल व के साथ मिलते हैं। किसके साथ मिलते हैं, य र ल व, य र, जैसे यहाँ पे र के साथ मिल रहा है ना। या फिर कोई स्वर आ जाता है, जैसे यहाँ पे बड़ी ई आ रही है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, या किसी स्वर के साथ मिले, या फिर किसी अंतसत व्यंजन य र ल व के साथ मिले, या तीसरे या चौथे वर्ण के साथ मिले, तो जो कै च ट पै है, इनके स्थान पे अपना ही वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे वाक, वाक क्या है, किसी वर्ग का पहला वर्ण है, इसके पीछे या तो कोई क्या हो, या तो कोई क्या हो, स्वर हो, या य र ल व हो, या फिर क्या होना चाहिए, या फिर इसी के वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, इसी के नहीं मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि ग में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, कै का क्या होना चाहिए, ग होना चाहिए, तो वाक प्लस ईस है, शवर आ गया, तो वाक प्लस ईस है तो क्या हो जाएगा, वागीश। अब कै है, ये क्या है, कै के पास मतलब किसकी संधि किसके साथ हो रही है, यहाँ पे किसी कै वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया ग, तो कै को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग में कन्वर्ट करेंगे, दिग प्लस गज दिग्गज। यहाँ पे भी कै है और यहाँ पे द आ गया, तीसरा वर्ण है ना, तय थे द तीसरा वर्ण है ना, तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण आ गया, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि ग। वागदान, सत प्लस वाणी, यहाँ पे व आ गया, य र ल व में से अंत सत व्यंजन में से व आ गया, और यहाँ पे तय तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि तय थे द में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सत प्लस वाणी सदवाणी। अच प्लस अंत, अच क्या है, च वर्ग का पहला वर्ण है, और इसके पीछे क्या आ गया, ए आ गया यानी कि स्वर आ गया, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि च छ ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अच प्लस अंत अजंत। अब क्या है, पै वर्ग का पहला वर्ण है, अब इसके पीछे क्या आ गया, यहाँ पे स्वर आ गया, स्वर आ गया, तो पै अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि पै फै बै में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अप प्लस ईंधन, अब अबिंदन। तत् में तय वर्ग का पहला वर्ण, और इसके पीछे क्या आ गया, अंतसत व्यंजन र आ गया, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन यानी कि द में कन्वर्ट हो जाएगा, तो तत् प्लस रूप तद्रूप। जगत प्लस आनंद जग दानंद। सप प्लस द सबद। ठीक है, इस तरह से हमारी व्यंजन संधि का पहला नियम है। दूसरा नियम देखते हैं, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात कै च ट पै के बाद न या मैं आए, जैसे यहाँ पे मैं आ रहा है या न आ रहा है ना, तो कै च ट पै अपने वर्ग के पंचम वर्ण यानी कि य न में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे वाक प्लस में वांग में, है ना, कै ख गए ए वांग अंग, ठीक है, वांग में कन्वर्ट हो गया। षट प्लस मास सण माश। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो गया। अप प्लस मैं मैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, ये मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे अहम प्लस कार है तो अहंकार। स्पर्श व्यंजन आए तो मैं क्या हो जाता है, मैं जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क आ रहा है, तो कै के जो पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। किम प्लस चित किंचित। सम प्लस गम संगम। सम प्लस तोष संतोष। ठीक है, यहाँ पे अपवाद क्या है, सम प्लस कृत संस्कृत। सम प्लस कृति संस्कृति, ये क्या है हमारी कुछ इस नियम के अपवाद हैं।
यदि मैं के बाद यह रह लय व अंतस्थ व्यंजन या श है ऊष्म व्यंजन में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो मैं के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार। जैसे सम प्लस योग, यह आ गया संयोग, सम प्लस रचना, रे आ गया संरचना, सम प्लस वाद, वे आ गया संवाद, सम प्लस हार संहार, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस लगन संलगन, सम प्लस वत संवत, सम प्लस सार संसार। यदि तय या दय के बाद लय रहे तो तय या दय लय में बदल जाता है। तय या दय के बाद लय रहे, तय या दय के बाद अगर लय है तो तय या दय किस में बदलेगा, तय हो या दय हो वो किस में बदलेगा, लय में। जैसे उत प्लस लास है उल्लास, उद प्लस लेख किस में है, उल्लेख। यदि तय या दय, तय है या दय है, उसके बाद जय आ जाए या झय आ जाए तो जो तय और दय होंगे वो किस में बदलेंगे, जय में बदलेंगे। जैसे सत प्लस जन सज्जन, उद प्लस झटिका उज्झटिका। ठीक है। यदि तय या दय के बाद क्या हो, शय हो तो जो दय और तय है वो किस में बदलेंगे, चय, किस में बदलेंगे, चय और शय दोनों मिलके क्या बना देंगे, छः, क्या बना देंगे, छः बना देंगे। तो उद प्लस वास है तो उच्छ्वास, उद प्लस शिष्ट है उच्छिष्ट, सत प्लस शास्त्र सच शास्त्र। यदि तय या दय के बाद, तय और दय के बाद चय या क्या आ जाए, छः आ जाए तो तय दय किस में बदलेंगे, चय में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, चय में। उद प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। तय या दय के बाद तय या दय हो, उसके बाद अगर है तो तय दय किस पे बदल जाएगा, यहाँ पे धय में बदल जाएगा। तत् प्लस हित तद्हित, उद प्लस हार उद्धार, दय और है मिलके क्या बन गए, धय बन गए। तद प्लस हित तद्धित, उद प्लस हार उद्धार। ठीक है। जब पहले पद के अंत में स्वर हो, स्वर है, ऊ है, ई है, आ है, स्वर है, आगे के पद का पहला वर्ण छ है तो छ में ही कन्वर्ट होगा। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, च में बदल जाएगा, च और छ में बदल जाएगा। प्री प्लस छेद परिच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन। ये क्या है, हमारी व्यंजन संधि। और बचते हैं, ये क्या कहता है, यदि किसी स्वर शब्द के अंत में ए हो या आ हो, उसको छोड़ के कोई भी अन्य स्वर आए, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, छोटी ई आ रही है, यहाँ पे भी छोटी इसमें छोटा ऊ। ठीक है। ए और आ को छोड़ के कोई भी स्वर आ सकता है, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ठीक है, कोई भी आ सकता है ना। और दूसरे शब्द के आरंभ में से हो तो शय षटकोण वाला से हो जाता है। अभि प्लस सेक अभिषेक, वी प्लस सम विषम, नी प्लस सिद्ध निषिद्ध, सु प्लस सुसुप्ति सुसुप्ति। री रे शे के बाद री रे और रे है, री हो सकता है या शे हो सकता है, उसके बाद कोई स्वर आए, जैसे ए आ गया यहाँ पे स्वर। ठीक है, स्वर आ गया। मैं में भी क्या होता है, ए होता है। तो कै वर्गीय या पै वर्गीय वर्णों अनुस्वार अथवा यह रे ले व है में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न या क्या हो जाता है, अणय हो जाता है। जैसे यहाँ पे न है तो क्या हो गया, अणय हो गया। न होगा तो पीछे क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। ठीक है। भर प्लस अन भरण, भूष प्लस अन भूषण, राम प्लस अयन रामायण, पर प्लस मान परमाण। लास्ट वाला अक्षर क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा या नय हो जाएगा। विसर्ग संधि की बात करते हैं। विसर्ग के साथ ये क्या है, ये दो बिंदु जो हमें दिखाई देती है क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम देखो, यदि विसर्ग के पूर्व, अब विसर्ग के पूर्व न है, न हल प्लस ए है तो मतलब क्या है, ए है, और बाद में भी क्या है, ए है, तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। जैसे मनः प्लस अविराम मनोविराम, यशः प्लस अभिलाषा यशोभिलाषा, क्योंकि श में भी हल प्लस ए है और यहाँ पे भी ए है, ए मिलके क्या हो गए, ओ हो गए। यश प्लस अभिलाषा यशोभिलाषा, मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल। यदि विसर्ग के पहले ए हो, जैसे तय हल प्लस ए है यहाँ पे, और यहाँ पे श हल प्लस ए है ना, और यहाँ पे क्या है, ए है। यदि विसर्ग के पहले ए हो तो यहाँ पे क्या है, ए है। यदि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर यह ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। अगर ए नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे छोटी ए है और यहाँ पे छोटी ई है। ए अतः प्लस एव अतएव, यश प्लस इच्छा यस इच्छा, ऐसा कैसा आ गया, विसर्ग का लोप हो गया। यदि विसर्ग के पहले ए हो, यहाँ पे है ल, क्योंकि पे हल प्लस ए है और ध हल प्लस ए है। ठीक है।
तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, जैसे पै फै बै भै ने, है ना, य रे ले वे, है ना, चौथा वर्ण आ गया, य रे ले वे, क्या आ गया, चौथा वर्ण, ये क्या आ गया, चौथा वर्ण, है ना। कै खे गे, तीसरा वर्ण आ गया, ये चौथा है और ये क्या है, तीसरा है। तो इसने बोला तीसरा या चौथा वर्ण हो तो ये अथवा या क्या हो, य रे ले वे हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे तपे प्लस वन तपोवन, ओ हो गया यहाँ पे। अधे प्लस गामी क्या हो गया, अधोगामी, ओ हो गया। इसी तरह देखो वह है और यहाँ पे वृद्ध है तो वह आ गया, ओ हो जाएगा, वर्धोवर्ध। अनंत प्लस गत्वा, गे, तीसरा आ गया तो अंतो गत्वा। मन है प्लस विज्ञान, वह आ गया, मनोविज्ञान। यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर, ए के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर आए तो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पंचम वर्ण हो, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, स्वर आ गया। पे फे बे में तीसरा वर्ण आ गया, तीसरा वर्ण आ गया, वह आ गया, है ना, या ये रे ले वे है में से कोई हो। तै थे दे ध, ये चौथा आ गया, है ना। तो ये आ जाए तो विसर्ग के स्थान पे रे हो जाता है। जैसे आयु, विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया, वेद आ गया, आयुर्वेद, रे हो गया। ज्योति प्लस में, ज्योतिर्मय, रे हो गया। चतु प्लस दिश, दिशी, चतुर्दिश, क्या हो गया, रे हो गया। आशी प्लस वचन, आशीर्वचन, है ना, रे हो गया। धनु प्लस धानी, धनु, धनुधारी, रे हो गया। यदि विसर्ग के बाद चय हो या शय हो, चय हो या शय हो तो विसर्ग से हो जाता है। जैसे पुनः प्लस चय, पुनश्चय, से हो गया। तपह प्लस चर्या, तपश्चर्या। यशः प्लस शरीर, यशश शरीर। यदि विसर्ग के पहले ए हो या आ हो, ए या आ हो तो बाद में तय या दंते से आता है, तय हो या से आता है तो विसर्ग से हो जाता है। पुनर और सर, पुनर्स, पुरस्सर, सॉरी पुरस्सर, ठीक है, से हो गया। नमः प्लस ते, नमस्ते। मनः प्लस ताप, मनस्ताप, तो से हो गया। यदि विसर्ग के पहले ई हो, जैसे यहाँ पे छोटी ई है या छोटा ऊ है, छोटी ई या छोटा ऊ हो और उसके बाद कै हो या खे हो या पै हो या फिर फे हो, है ना, तो विसर्ग के मूर्धन्य में क्या हो जाता है, से षटकोण वाला हो जाता है। जैसे आविष्कार, आविष्कार, ठीक है। चतुः पाद, चतुष्पाद, चतुः पथ, चतुष्पद। बहिकार, बहिष्कार। कुछ प्रश्न है, देखो संधि किसे कहते हैं, हमें पता संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है, और दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो शब्दों के अर्थ परिवर्तन को या उपयुक्त सभी को तो क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि। तो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे, हम अभी आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कहते हैं, उसको समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि हमने पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी और हमने क्या पढ़ी, विसर्ग संधि पढ़ी। क्या पढ़ी, विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि है, बताओ। इसमें हमें क्या दिख रही है, बड़ी ई दिख रही है, मतलब कि क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मतई के दिख रही है ना। और यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी सॉरी ये दीर्घ संधि है, ये वृद्धि संधि है, ये दीर्घ है और ये वृद्धि है। परोपकार ओ हुआ है, संतोष में ओ हुआ है ना। तो हमें बताओ कि कौन से में स्वर संधि नहीं है, सब में है, कौन से में स्वर संधि नहीं है, इनमें से कौन से में स्वर संधि नहीं है। संतोष में नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें ओ नहीं हुआ, इसमें चंद्र बिंदु आई है और हमने पढ़ा था कि चंद्र बिंदु किस में आएगी, अनुस्वार किस में होगा, हमारा व्यंजन संधि में। किस में अनुस्वार में कन्वर्ट होता है, व्यंजन संधि में। तो ये किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा, यशोगान संधि का सॉरी यशोगान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इनमें से देखो, यशो प्लस गान, यश प्लस गान, यशः गान या यशः गान, क्या होगा हमारा क्या होगा इसमें, यशः प्लस गान। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जब शय हो और पीछे ग हो, मतलब किसी भी वर्ण का तीसरा व्यंजन, और इसमें क्या है, ए है ना, तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। विसर्ग से पहले शय हल प्लस ए हो और पीछे क्या हो, किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण हो, जैसे कै खे गे है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, तो यशो गान हो जाएगा। तो बे विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या है,
शब्द प्लस अर्थ क्या बनेगा? शब्दार्थ, शब्द अर्थ या शब्दार्थ या शब्दार्थ, क्या बनेगा? शब्दार्थ। इसमें ए है, क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। आ किस में होता है? हमारा दीर्घ हो जाता है, दीर्घ संधि में। गज प्लस इंद्र ए हो जाएगा। जब जय में क्या है? जय हल प्लस ए है और यहाँ पे क्या? छोटी ई। ए और छोटी ई मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? गजेंद्र होगा। प्रति प्लस उत्तर, प्रति में क्या है? छोटी ई है और यहाँ पे क्या है? ऊ है। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। सॉरी, हाँ, यह और छोटा ऊ है तो छोटा ऊ, यह पे छोटा ऊ आ जाएगा, यू हो जाएगा। तो प्रति प्लस उत्तर क्या होगा हमारा? प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। और ये क्या है? यण संधि है और यण संधि में जो पहले वाला वर्ण होता है वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। सु प्लस आगत, ऊ है, छोटा ऊ है और आ है, छोटा ऊ और आ हमारा क्या हो जाता है? वाह बन जाता है। क्या बन जाता है? वाह बन जाता है। क्या बन जाता है? वाह बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? स्वागत। क्या बन जाएगा हमारा? स्वागत बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कवि प्लस इच्छा। कवि प्लस इच्छा, छोटी ई है और पीछे भी ई है, छोटी ई है और पीछे भी क्या है? हमारे पास ई है ना। छोटी ई प्लस ई क्या हो जाएगा हमारे पास? छोटी ई और छोटी ई मिलके हमारे पास क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा, मतलब कि दीर्घ हो जाएगा। कवि इच्छा क्या बन जाएगा? कवि इच्छा बन जाएगा। अगला देखो क्या है? अन्यार्थ। अन्यार्थ में कौन सी संधि है? अन्यार्थ में कौन सी संधि है? अन्यार्थ में हमारे पास गुण संधि है या दीर्घ संधि है, यण संधि है या आदि संधि? कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अन्य प्लस आर्थ, अन्यार्थ। तो क्या होता है ये? अन्य प्लस आर्थ। तो अन्य में यह में भी क्या होता है? ए होता है और पीछे भी क्या है? आ है। तो ए और आ जुड़ के क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ संधि है। अगला हमारे पास क्या है? परोपकार। परोपकार देखो, पर प्लस उपकार, पल प्लस उपकार, पल प्लस उपकार होता है। रे में भी क्या? हल ए होता है और यहाँ पे क्या है? ऊ। तो ए और छोटा ऊ किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ओ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसा किस में होता है? हमारा गुण संधि में हो जाता है, गुण में होता है ऐसा। नाविक, नाविक, नाविक किस में बनता है? हमारा अयादि संधि में, है ना। नौ प्लस अक, नौ प्लस अक, तो औ प्लस अक हो गया, है ना, ए हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा? नाविक आ जाएगा। 9 प्लस अक होगा, 9 प्लस अक। यहाँ पे 9 प्लस इक नहीं, छोटी ई आएगी यहाँ पे, 9 प्लस इक होगा, आई ई आएगी यहाँ पे, है ना। तभी तो हमारा क्या होगा? नाविक होगा। तभी तो छोटी ई आएगी, नाविक होगा। ठीक है। अनवीक्षण, अनवीक्षण, अनवीक्षण में कौन सी संधि है? अनवीक्षण में कौन सी संधि है? देखो, आधा नए आ रहा है और फिर वे आ रहा है, तो ये ऐसा किस में होता है? यण संधि में होता है। महेश्वर, ऐ आ गया, महेश्वर, महेश्वर में ऐ आ गया, तो ये क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या हो गई? वृद्धि संधि हो गई। इन शब्दों का हमें क्या बताना है? सही संधि विच्छेद बताना है। क्या बताना है? सही संधि विच्छेद बताना है। पहला प्रश्न है परमोषधि। क्या है? परमोषधि। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस औषधि। क्या होगा? परम प्लस औषधि होगा, है ना। ए प्लस औ मिलके की क्या बनाते हैं? औ ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? औ ही बनाते हैं। ये पर क्या होगा? परम प्लस औषधि। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गायक। गायक कैसे बनेगा हमारा? गायक कैसे बनेगा? गायक बनेगा गा प्लस यक से, या गाय प्लस कै से, या गे प्लस अक से, या गई प्लस अक से। किससे बनेगा हमारा? गई प्लस अक से। जो ऐ है और ए है वो क्या बनाएंगे? आय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आय बनाएंगे, गायक बन जाएगा। यशोगान, यशोगान किससे बनेगा हमारा? यशो प्लस गान से, यश प्लस गान से, यशः प्लस गान से, या यशः प्लस गान से। यशोगान किससे मिलके बनता है हमारा? यशः प्लस गान। जब विसर्ग से पहले ए हो और पीछे क्या हो? तीसरा वर्ण हो, तो वो क्या हो जाता है? विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो जाता है, यशो गान आ जाएगा। स्वागत, स्वागत कैसे बनता है? सु प्लस आगत से। स्वागत कैसे बनता है? सु प्लस आगत से। सदैव कैसे बनता है? सदा प्लस एव से। सदा प्लस एव से। आ प्लस ए क्या बन जाती है? ऐ बन जाती है, सदैव। अन्वेषण किससे बनता है? अनु प्लस एशन से मिलता है। अनु प्लस एशन, छोटा ऊ और ए क्या बन जाएंगे? वे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? वे। तो अनु प्लस एशन, अन्वेषण। यण संधि है यहाँ पे।
प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक से हमारी क्या बनती है, क्या बनता है, छोटी ई और ए क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे, प्रत्येक। संहार, संहार किससे मिलेगा, सम प्लस हार से बनेगा, सम प्लस हार से बनेगा, है ना, सम प्लस हार से बनेगा, मैं और हार, सम प्लस हार से बनेगा। उद्गार व्यंजन संधि है ये, जो संहार है वो क्या है, व्यंजन संधि है। उद्गार कैसे बनेगा, उद्धार कैसे बनेगा, उत प्लस धार से बनेगा, उत प्लस धार से क्या बनेगा, उद्धार बनेगा, है ना। मनोभाव, मनोभाव किससे मिल के बनते हैं, मन है प्लस भाव, यहाँ पे ए है और पीछे बै है तो ये क्या हो जाएगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, विसर्ग मनोभाव। अगला चैप्टर हमारे पास क्या है, समास। समास क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना या छोटा करना, संक्षिप्त करना या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं जब समास बनता है, जब क्या होता है, समास बनता है। ठीक है, जैसे देखो दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात, दिन और रात, दिन और रात में और आना था, यहाँ पे एक विभक्ति चिन्ह है और, पर जब मैं समास बनाती हूँ तो दिन रात में यहाँ पे योजक चिन्ह लगाती हूँ तो ये क्या बन जाता है, दिन रात बन जाता है, समास बन जाता है। तो समास में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है, संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, पर जब हम समास विग्रह करते हैं, जैसे संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे मूल शब्द आ जाते हैं, इसी तरह जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास के अंदर जो विलुप्त हुए विभक्ति चिन्ह होते हैं वो उजागर हो जाते हैं। जैसे धन संपन्न, समस्त पद का विग्रह करेंगे तो धन से संपन्न, यहाँ पे हमारा कारक चिन्ह आ जाएगा, धन से संपन्न है कोई, है ना, विभक्ति चिन्ह आ गया तो ये सामने प्रकट हो जाएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए यहाँ पे आ गया, पर जब मैं इसको समास बना रही हूँ तो रसोई घर लिख रही हूँ, मतलब कि ये के लिए जो है विलुप्त हो जाता है, पर जब मैं इसका विग्रह कर रही हूँ तो के लिए उजागर हो जाता है। ठीक है, अब देखो समास जो पद होते हैं, समस्त जो पद होते हैं उसमें दो पद होते हैं ना, समास पद की बात करें तो दो पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। पहले वाले पद को क्या कहा जाता है, पूर्व पद, और दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। अब पद की प्रधानता के आधार पे भी हम समासों का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या होता है, दो पद होते हैं समास के अंदर, एक होता है पूर्व पद, एक उत्तर पद। जैसे देखो पूजा घर है, पूजा प्लस घर से बना है, पूजा के लिए घर, है ना, तो पूजा क्या है, पूर्व पद, और घर क्या है, उत्तर पद, और इसका विग्रह करेंगे तो पूजा के लिए घर, जो विभक्ति चिन्ह विलुप्त हो गया था वो उजागर हो जाएगा। माता पिता, इसमें योजक चिन्ह लगा है, माता क्या है इसमें पूर्व पद और पिता क्या है उत्तर पद, माता और पिता ये विभक्ति चिन्ह आ गया। नवरत्न, नवरत्न नौ रत्नों का समूह, तो नौ रत्नों का समूह, है ना, तो विभक्ति चिन्ह उजागर हो गया, और नव क्या है पूर्व पद और रतन क्या है उत्तर पद। हस्तगत, हस्त और गत में हस्त क्या है पूर्व पद और गत क्या है उत्तर पद, हस्त में गया हुआ, विभक्ति चिन्ह उजागर हो गया जब हम समास विग्रह करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो समास होते हैं उसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद, और जब उसका विग्रह करते हैं समास का हम, तो वहाँ पे विभक्ति चिन्ह हमारे उजागर हो जाते हैं। समास के भेदों की बात करें तो मुख्यतः समास के चार भेद होते हैं। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभागत्व पर ये भेद दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने बोला कि समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, तो कौन सा पद यहाँ पे प्रधान है, उनकी प्रधानता के आधार पे हम यहाँ पे समास के भेद बनाते हैं। जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान हो, मतलब कि पूर्व पद प्रधान हो, वो अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। जिनमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वो क्या होता है, द्वंद्व समास। और जिसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, ना कि पूर्व पद ना ही उत्तर पद, वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुब्रीहि समास। तो हमने क्या पढ़ा, देखो हमने यहाँ पे अगर मैं संक्षिप्त में बताऊँ तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि दो शब्दों के मेल, जस्ट अ मिनट, हमने बोला कि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, मेल से जो विकार होगा, है ना, मेल से क्या बनते हैं, समास बनते हैं, समास बनते हैं। अब जो समास होता है वो दो पदों से मिलके बना होता है, दो पदों के मेल से बनता है।
के मेल से, जिसको हम कहते हैं पहले वाले पद को हम पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे वाले पद को हम उत्तर पद बोलते हैं ना, उत्तर पद बोलते हैं। अब जब ये पद मिल के एक समास बनाते हैं तो हमारे जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और जैसे ही हम समास का विग्रह करते हैं, समास का विग्रह करते हैं तो ये विभक्ति चिन्ह उजागर हो जाते हैं, उजागर हो जाते हैं, क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम जब भेद बनाते हैं, समास के भेद बनाते हैं तो चार मुख्य भेद हैं, चार मुख्य भेद हैं। ये किसकी प्रधानता के आधार पे है, इन पदों की प्रधानता के आधार पे समास के भेद होते हैं। जैसे अगर पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो तो कौन सा समास होगा, हमारा अव्ययीभाव समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। अगर हम बोले दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास। अगर मैं बोलूँ उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। और इसमें कारक चिन्ह आएंगे, जब हमें विग्रह करेंगे तो क्या आएंगे, कारक चिन्ह आएंगे। और मैं बोलूँ कि अन्य पद अगर प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो मतलब ना पूर्व पद प्रधान है, ना ही इसमें ना पूर्व पद प्रधान हो और ना ही हमारा उत्तर पद प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा यहाँ पे क्या, बहुब्रीहि समास। क्या होगा, बहुब्रीहि समास। क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, देखते हैं इनको ध्यान से एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा अब जो हमारा तत्पुरुष समास होता है, जो तत्पुरुष समास होता है उसी के दो भेद हैं यहाँ पे, उसी के दो भेद होते हैं। एक होता है कर्मधारय समास और एक क्या होता है, द्विगु समास। एक क्या होता है, कर्मधारय समास, जो किसी के गुण के बारे में बताता है, किसी की कर्म मतलब यहाँ पे विशेषण विशेष्य का या उपमेय उपमान का यूज़ होता है। ठीक है, उपमेय उपमान तो हम उसमें पढ़ेंगे अलंकार में, विशेषण विशेष्य का यूज़ होता है, किसी की विशेषता बताई जाती है कर्मधारय समास में। द्विगु समास एक क्या होता है, हमारे पास द्विगु समास होता है जो संख्या बताता है। ये दोनों किसके प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अविभाव समास की। अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा है कि जो हमारा अविभाव समास होता है उसमें क्या होता है, हमारा पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा इसमें अव्ययीभाव समास है तो इसमें क्या आएंगे, अव्यय आएंगे, है ना, इसमें अव्यय पद होंगे। क्या होंगे, अव्यय पद। ठीक है, अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदला जाता, वो अव्यय होगा। अव्यय क्या होता है, जो ना रूप में, ना लिंग में, ना वचन में, ना कारक में जो नहीं बदलता, वो क्या होता है, अव्यय होता है। तो यहाँ पे जो पहला पद प्रधान होता है वो पहला पद प्रधान कौन है, अव्यय है। क्या होता है, वो अव्यय होता है जो एक जैसा रहता है हर परिस्थिति में। जैसे यहाँ पे देखें हम, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा क्या है, यथा क्या है, अव्यय है। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह है। यथा समय, समय के अनुसार, है ना, यथा क्या है, इसमें अव्यय है। प्रति क्षण में प्रति क्या है, अव्यय। यथा संभव में यथा क्या है, अव्यय। आजीवन में आ क्या है, अव्यय। भरपेट में भर क्या है, अव्यय। आजन्म में आ क्या है, अव्यय। तो जिसमें अव्यय हो वो अविभाव समास। यथा समय, समय के अनुसार, प्रति क्षण, हर क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो, ये क्या है, समास विग्रह। आजीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भर कर। आ जन्म, जन्म से लेकर। आमरण, आ क्या है हमारा, अव्यय। आमरण, मरण तक। प्रतिदिन, प्रति क्या है हमारा, अव्यय। प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर, बे क्या है, अव्यय, बिना खबर के। ठीक है, अपवाद भी होते हैं विभाव समास में। कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें कोई शब्द अव्यय ना होके समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है। अब जैसे घर घर देखो, घर घर में योजक चिन्ह है, रातों रात में भी योजक चिन्ह है। अब हम सोच सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। हम सोच सकते हैं कि द्वंद्व समास होगा, पर ये द्वंद्व समास ना होके अविभाव समास है, क्योंकि इसमें दोनों ही पद अव्यय की तरह काम करते हैं। घर घर, घर के बाद घर, रातों रात, रात ही रात में, ये दोनों क्या है, अविभाव समास है। क्या है ये, अविभाव समास है। तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है, पहला पद क्या होता है, गौण होता है।
मतलब कि प्रधान नहीं होता, दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें जब हम क्या करते हैं, जब समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह यहाँ पे उजागर हो जाते हैं। 6 कारक चिन्ह है, तो 6 कारक चिन्ह है तो हमारे तत्पुरुष समास भी क्या होंगे, 6 भेद होंगे, इसके भी क्या होंगे, 6 भेद होंगे। ठीक है, जैसे कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप हो जाएगा जब तत्पुरुष समास बनेगा। जैसे गर्मा ग्रामगत, ग्रामगत, ग्राम मतलब गांव, गांव गत, गत मतलब गया हुआ, गांव को गया हुआ, तो को आ गया तो क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, को आ गया कर्म तत्पुरुष। सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय, सभी को प्रिय, कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, क्या है, कर्म तत्पुरुष। शरणागत, शरण को गया हुआ, तो क्या है, कर्म तत्पुरुष। सर्व प्रिय, सभी को प्रिय या सर्व को प्रिय, तो ये क्या हो गया, को मतलब कि कर्म तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष से चिन्ह का लोप हो जाता है यहाँ पे जब कर्ण तत्पुरुष समास बनता है। जैसे भाव पूर्ण, भाव से पूर्ण, से आ गया कर्ण तत्पुरुष। बाणाहत, बाण से आहत, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, तो ये क्या है, कर्ण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए चिन्ह का विलोप हो जाता है या लुप्त हो जाता है जब संप्रदान तत्पुरुष समास बनता है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए, किसी के वास्ते, किसी के लिए जब होता है तो संप्रदान कारक आता है, तो संप्रदान तत्पुरुष। राह खर्च, राह के लिए खर्च। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये सब क्या है, संप्रदान तत्पुरुष। अपादान अलगाव के लिए आता है, जो हमारा अपादान कारक होता है वो अलगाव के लिए आता है, तो यहाँ पे अलगाव के लिए से आता है। पृथक या अलग होने के चिन्ह को क्या बोलते हैं, से बोलते हैं। तो से जो विभक्ति चिन्ह है उसका विलुप्त हो जाती है, वो लुप्त हो जाती है जब हमारा अपादान तत्पुरुष समास बनता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाल दिया, तो क्या कर दिया, अलग कर दिया उसको, अलगाव की भावना आ रही है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष कारक जिसमें का के की चिन्ह का लोप हो जाए, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। नगर सेठ, नगर का सेठ। राजमाता, राजा की माता। जल धारा, जल की धारा। मतदाता, मत का दाता, ये संबंध बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष में पर, है ना, आधार बताता है। अधिकरण का कारक क्या बताता है, आधार बताता है। तो इसमें जो आधार बताने वाले जो हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे में पर, इनका लोप हो जाता है जब अधिकरण तत्पुरुष समास बनता है। जैसे जल मगन, जल में मगन। आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। पहला हमारे पास क्या है, कर्मधारय समास। इस समास के पहले व दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जैसे देखो, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा। विशेषण क्या होता है, जो हमारा विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे महापुरुष, पुरुष की विशेषता बताई गई है तो ये विशेष्य है। और महान है, मतलब महान क्या है, विशेषण। ठीक है, महापुरुष, महान है जो पुरुष। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों में। उपमेय उपमान, जब उपमेय की उपमान से संज्ञा करी गई हो, है ना, कंपैरिजन किया गया हो। जैसे चंद्रवदन, चंद्रमा के समान, किसी की समानता बताई गई है, किसी से कंपैरिजन करा गया है। उपमेय का उपमान से यहाँ पे क्या किया गया है, क्या किया गया है, उपमेय का उपमान से क्या किया गया है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया। जैसे चंद्रमा से वदन, वदन मतलब कि मुख का क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। तो चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन। कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्या धन, विद्या रूपी धन। भव सागर, भव रूपी सागर। मगर नयनी, मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। तो ये सब क्या है, कर्मधारय समास है। द्विगु समास, जहाँ पे संपद जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, और दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब कि उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे नवरत्न, पहला पद क्या है, नव, नव मतलब नो, तो नो क्या है, संख्यावाचक है। पहला पद क्या है, संख्यावाचक, और दूसरा पद क्या है, रतन, रतन क्या है, यहाँ पे प्रधान है। तो 9 रत्नों का समूह, सप्ताह 7 हफ्तों का समूह, है ना। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचरात्र, 5 रात्रियों का समाहार। अपवाद क्या है, कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आते हैं, पहले ना आके अंत में आते हैं। जैसे पक्ष द्रव्य, 2 पक्षों का समूह। लेखक द्रव्य, 2 लेखकों का समूह। संकलन नेत्र, 3 संकलनों का समूह। ये कुछ अपवाद हैं किसके, हमारे द्विगु समास के।
एक होता है हमारा द्वंद्व समास। एक क्या होता है हमारे पास दवंद्व समास। क्या होता है दवंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं प्रधान होते हैं। इनके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं और समास विग्रह जब हम करते हैं तो और या अथवा एवं आदि इनके बीच में लगते हैं। जैसे रात दिन, रात और दिन, रात और दिन, ये क्या आ गया और आ गया। सीता राम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी, तो ये क्या है हमारे द्वंद्व समास है। दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। हानि लाभ, हानि या लाभ। आना जाना, आना और जाना। अगला है हमारे पास बहुब्री समास। बहुब्री समास में ना उत्तर पद ना पूर्व पद कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे घन श्याम, घन जैसा श्याम, अर्थात कौन है कृष्ण। तो कृष्ण के बारे में मतलब कि अन्य पद के बारे में, तो यहाँ पे कृष्ण क्या है प्रधान है, मतलब कि ये क्या है एक अन्य पद है जो प्रधान है, जिसकी प्रधानता दिखाई गई है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनंद वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, महान है वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। ठीक है, देखते हैं क्रमधारी और बहुब्री समास में क्या अंतर होता है। क्रमधारी समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, लेकिन बहुब्री समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। जैसे मृग नैन, मृग के समान नैन, समान बोला गया तो क्रमधारी है। नीलकंठ, वह जिसका कंठ क्या हो नीला अर्थात शिव, किसी अन्य पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बहुब्री समास है और ये क्या है हमारा क्रमधारय समास। बहुब्री व द्विगु समास में क्या अंतर होता है। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है संख्यावाची और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुब्री समास में पहला पद संख्यावाचक होने पे भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर किसी अन्य पद का बोध होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह है ना, ये क्या है द्विगु समास। और चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, अन्यथा ये क्या है बहुब्री समास है।